अगर आपके दुश्मन को खुद के पावर से ज़्यादा आपके वीकनेस पे भरोसा हो तो उससे ज़्यादा डेंजरस और कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, आप भी मूवीज़ देखना तो ज़रूर पसंद करते होगे और उसमें भी आप सुपर हीरो मूवीज़ के कुछ स्पेशली फ़ैन होगी, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो जब भी सुपर हीरो मूवीज़ की बात होती है और उसमें बैटमैन का नाम ना आए, ऐसा शायद ही कभी होता होगा। आप में से बहुत लोगों का बैटमैन फेवरेट सुपर हीरो कैरेक्टर भी होगा। उसके पीछे एक मेजर रीज़न होगा, वो है क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन ट्रायलॉजी का। उस ट्रिलॉजी के पहले बैटमैन की बहुत सारी मूवीज आके चली गई थी, लेकिन उन्हें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था और साथ में उनका वीएफएक्स, एक्शन सीन और बहुत सी चीजें अप टू द मार्क नहीं थी जैसे उन्हें होना चाहिए था, जैसे कि है अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कुछ ऐसी ही पुरानी बैटमैन के मूवीज की हालत थी। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने बैटमैन बिगिंस बनाते ही बैटमैन कैरेक्टर का नक्शा ही पूरा बदल दिया। उससे पहले ज्यादातर सिर्फ कॉमिक बुक रीडर ही जानते थे कि असली बैटमैन क्या क्या कर सकता है और उसमें क्या काबिलियत है। लेकिन बैटमैन बिगिंस, फिर द डार्क नाइट और 2012 में द डार्क नाइट राइजेस, ये तीनों मूवी ने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया कि सुपर हीरो मूवीज में वो ऑल टाइम बेस्ट ट्रिलॉजी बन गई। इवन आयरन मैन और स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी से भी ज्यादा लोग बैटमैन के इस ट्रिलॉजी को पसंद करते हैं। और इस बात से बहुत सारे मार्वल फैंस भी मुझसे ज़रूर एग्री करते होंगे। अगर आप भी एग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे भी बताइए। इस ट्रिलॉजी में 2008 की आई हुई बैटमैन की सेकंड मूवी द डार्क नाइट, इससे तो ऑल टाइम वन ऑफ द बेस्ट मूवी एवर मेड भी कहते हैं और उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। वीएफएक्स, एक्शन सीक्वेंसेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब तो उस मूवी के बढ़िया थे ही, लेकिन उसके अलावा उसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड जिस तरह से उसकी स्टोरी हमारे सामने रिप्रेजेंट करी है, वो उस मूवी की बेस्ट चीज थी। और सबसे बड़ी चीज जो कि किसी भी सुपर हीरो मूवीज में इम्पोर्टेंट होती है, वो है उसका विलन कैसा है। हीरो तो जरूरी होता ही है, लेकिन उस मूवी का विलन ही डिफाइन करता है ये मूवी कैसी परफॉर्म करेगी। द डार्क नाइट में हमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या एकदम बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर वाला कोई विलन भी नहीं दिखाया था और इवन हमारे बैटमैन के पास भी कोई ज़्यादा सुपर पावर नहीं थी। वो दोनों भी नॉर्मल इंसान ही थे, लेकिन तब भी ये मूवी ऑल टाइम बेस्ट मूवी में आती है। उसके पीछे का रीज़न है जोकर है कैरेक्टर का। जोकर और बैटमैन दोनों ही हमें इस मूवी में समाज यानी सोसाइटी के अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए दिखाए हैं। और इसमें भी आप में से बहुतों को लगता भी होगा जोकर भी अपनी जगह पे सही था। और ये मूवी भी हमें एंड में खुद ही डिसाइड करने बोलती है हम किसके साथ है और कौन कितना सही है। ऊपर से कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो उसी के कारण हम जोकर और बैटमैन से कनेक्ट कर पाते हैं और हमें इस मूवी में बैटमैन और जोकर के बीच में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पे डिस्कशन करते देखा है। और मेरे ख्याल से वो डिस्कशन वाला पार्ट ये मूवी के एक्शन वाले पार्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सब डिस्कशन के कारण ही हम जोकर के कैरेक्टर को भी समझ पाते हैं। इवन क्रिस्टोफर नोलन ने ये वाले हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में भी डायलॉग बुलवाए थे। और इससे मुझे याद आया कि कुछ ऐसे भी लोग होते जो म्यूजिक सॉन्ग्स लगते वो स्किप करते ही है, ऊपर से ऐसा फाइट सीन आ जाए तो उसको भी स्किप कर देते। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन तब भी बहुत से लोग एक्शन सीक्वेंसेस के लिए ही मूवी देखते, उन्हें स्टोरी से ज़्यादा मतलब नहीं होता। और मैं ये डायलॉग वाली चीज़ पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये सब डिस्कशन बैटमैन और जोकर के बीच ना होता तो ये मूवी भी एक ग्रेट मूवी की जगह गुड ही बनी रहती। जैसे कि बहुत सारी मूवीज है जिसमें हम विलन से कनेक्ट ही नहीं कर पाते और उस मूवी का इम्पैक्ट ज़्यादातर ऑडियंस पे होता नहीं। जैसे कि आप बताओ मुझे, आप में से कितने लोगों को ये एंटमैन मूवी का येलो जैकेट याद है?
आप में से ज्यादातर लोग भूल भी गए होंगे ऐसा कोई कैरेक्टर भी था इसमें, क्योंकि उस मूवी में हीरो एंड विलन के बीच कोई डायलॉग बाजी भी नहीं होती, तो कहाँ से हम उससे कनेक्ट हो पाएंगे। अब मार्वल की ब्लैक पैंथर मूवी को देखो, उसमें हम ब्लैक पैंथर और किल मॉन्गर दोनों से ही कनेक्ट कर पाते और दोनों की स्टोरी अच्छे से रिप्रेजेंट करी गई थी। तो अब मार्वल फैन नाराज ना हो जाए इसलिए बोल दिया। बहुत तेज हो रहा है बहुत। तो द डार्क नाइट में एंड में जोकर को बैटमैन ने बल्कि गौतम की जनता खुद हरा दी, बिकॉज उसने जो प्लान बनाया था वैसा कुछ होता नहीं और दोनों शिप्स सही सलामत रह जाती। लेकिन इतनी एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए तो लोग कहाँ तक गिर सकते हैं, ये जोकर ने भी हमें दिखा दिया था। और जाते जाते भी बैटमैन का नाम वो बदनाम करने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन उसने सिर्फ बैटमैन को हरा दिया, लेकिन इनडायरेक्टली उसने सिर्फ बैटमैन का नाम बदनाम करके उसे हरा दिया। लेकिन बैटमैन के आइडियोलॉजी और बैटमैन का गौतम के पीपल के ऊपर के विश्वास ने जोकर को भी हरा दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? बैटमैन का गौतम के लोगों पे पूरा विश्वास था और इसी विश्वास ने जोकर को आखिर में हरा दिया। बात तो सही है। और जितना परफेक्टली द डार्क नाइट में हम बैटमैन का कैरेक्टर और जोकर देखने मिलता है, वो लेवल बैटमैन बिगिंस एंड द डार्क नाइट राइजेस में भी मैच नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी ये पूरी ट्रिलॉजी टेक्निकली और प्रोफेशनली एक्सट्रीमली वेल मेड थी। स्टोरी आर्क वाइज द डार्क नाइट ये ट्रिलॉजी की बेस्ट मूवी थी। इसके अलावा भी द डार्क नाइट में बहुत सोलो डायलॉग और पंच लाइन थी, जैसे कि हे और हे और ऊपर से जो भी VFX ग्राफिक वर्क मूवी में यूज किया है वो भी ऑसम था। एक छोटा क्लिप वीडियो के स्टार्ट में ही आप देख चुके हो। ऐसे ही कई सारे एपिक मोमेंट भी इस मूवी में थे। तो अब मार्वल फैन से वीडियो देख के भड़क जाए उससे पहले मैं निकल लेता हूँ। वैसे ही आयरन मैन, स्पाइडरमैन के ट्रिलॉजी और एंटमैन के डाई हार्ट फैन जो होंगे वो नाराज हो ही गए होंगे मुझसे, और अब और किसी को नाराज नहीं करना आज। बाकी आप मुझे बैटमैन ट्रिलॉजी और द डार्क नाइट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।